नमस्कार, उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं सुधीर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे हाल फिलहाल में चर्चित कुछ समसामयिक घटनाक्रमों की, जिसके अंतर्गत शामिल होंगे डेल्टा रैंकिंग, जो कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। दूसरा टॉपिक होगा जीएसटी संग्रहण में छत्तीसगढ़ की स्थिति। तीसरा पॉइंट होगा राष्ट्रीय पोषण माह और चौथा होगा विधानसभा का मानसून सत्र और पांचवा टॉपिक होगा हमारा चर्चित स्थल के अंतर्गत भोरमदेव अभ्यारण्य। और इन सभी टॉपिक से संबंधित कुछ समसामयिक प्रश्नोत्तरों पर भी हम चर्चा करेंगे। चलते हैं, पर मुख्य विषय में प्रवेश करने के पहले आपको बता दें कि इस कोरोना काल में छात्र हित को ध्यान में रखकर उड़ान आईएएस एकेडमी ने पुनः आपके लिए एक बार लेकर आए हैं सीजीपीएससी प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसके अंतर्गत आपको मिलते हैं न्यूनतम शुल्क में 51 टेस्टों की श्रृंखला और साथ ही प्रत्येक टेस्ट के प्रत्येक प्रश्न का विषय विशेषज्ञों के द्वारा वीडियो एनालिसिस। तो हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथ ही सीजीपीएससी प्री, मेंस और एसीएफ जैसी परीक्षाओं संबंधी वीडियोस के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से उड़ान आईएएस एकेडमी के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग, जो कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आकांक्षी जिले क्या होते हैं और आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या होता है। तो आपको बता दें, तो सबसे पहली बात कि आकांक्षी जिले क्या होते हैं। अगर आकांक्षी जिलों की बात करें तो पूरे भारत के वे जिले जो 1 अप्रैल 2018 की स्थिति में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास और बुनियादी अवसंरचना, इन 5 बिंदुओं के आधार पर क्या हो, सबसे ज्यादा पिछड़े हुए जिले हों, उनको नाम दिया गया क्या, आकांक्षी जिले। और इन जिलों के विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया, उस कार्यक्रम को कहा गया आकांक्षी जिला कार्यक्रम। तो नीति आयोग ने पूरे भारत भर से कुल 115 जिलों का चयन किया गया और ये 115 जिले ऐसे थे जो इन 5 बिंदुओं के आधार पर पूरे देश में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए थे, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के कुल 10 जिले शामिल हैं। अब ये 10 जिले कौन कौन से हैं? बस्तर संभाग के 7 जिले और साथ ही राजनांदगांव, कोरबा और महासमुंद, ये 10 जिले जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आकांक्षी जिलों के अंतर्गत। तो इन्हीं की रैंकिंग को क्या कहा गया, डेल्टा रैंकिंग कहा गया। तो आपको बता दें कि जो नीति आयोग है वो क्या करती है, इन सभी बिंदुओं के आधार पर अलग अलग रैंकिंग निकालती है और साथ में एक ओवरऑल रैंकिंग भी निकालती है। तो आपके पास कुल 6 डेटा आ जाते हैं, 5 इनके और एक ओवरऑल रैंकिंग के। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जो हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है उसके संबंध में। हाल ही में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया कि वो जो 5 बिंदु हैं उसके अलग अलग रैंकिंग्स निकाले जाते हैं और फिर एक ओवरऑल रैंकिंग निकाला जाता है। तो पहला जो बिंदु था वो था स्वास्थ्य एवं पोषण। स्वास्थ्य एवं पोषण कैटेगरी के अंतर्गत दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरा पॉइंट था हमारा शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड के लातेहार जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारा जो तीसरा पॉइंट था वो था कृषि एवं जल संसाधन। इस कैटेगरी के अंतर्गत ओडिशा के नवरंगपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारी चौथी कैटेगरी थी वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास। इसके अंतर्गत असम राज्य के दरांग जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारी अगली कैटेगरी थी बुनियादी अवसंरचना, जिसके अंतर्गत राजस्थान का जो सिरोही जिला है उसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये 5 बिंदुओं के आधार पर तो हमने रैंकिंग पढ़ लिए। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि ओवरऑल रैंकिंग में किस जिले ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले ने।
तो ये थी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रेटिंग, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता दें कि ये जो ओवरऑल रैंकिंग है, इसके अंतर्गत टॉप 10 में छत्तीसगढ़ के 2 जिले शामिल हैं। 9वें स्थान पर है दंतेवाड़ा और 10वें स्थान पर है कोरबा। तो ये थी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी की गई आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ के जीएसटी संकलन में 6% की वृद्धि। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार केवल अगस्त माह में जो जीएसटी संकलन की दर है उसमें 8% की कमी दर्ज की गई है, लेकिन इस अवधि में भी छत्तीसगढ़ ने 6% की वृद्धि दर को बनाए रखा है। और हाल ही में जो जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक हुई थी, उस पर भी जीएसटी संकलन और जीएसटी क्षतिपूर्ति की ही बात की गई थी। तो आइए उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए, तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई सन 2017 को। जब जीएसटी लागू हुआ तो उस समय केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह आश्वासन दिया था कि वो प्रत्येक राज्य को प्रतिवर्ष 14% की वृद्धि दर से जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी। पिछले वर्ष वो ऐसा करने में सफल भी रही थी, लेकिन वर्तमान वर्ष में कोरोना महामारी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया है। तो राज्यों को भुगतान कैसे हो, इसी बात पर चर्चा करने के लिए जो जीएसटी काउंसिल है उसकी 41वीं बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी किसने? हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने। तो इस बैठक में यह अनुमान लगाया गया कि जो टोटल देनदारी है, जिसको हम शॉर्टफॉल कहते हैं, वो कितने का अनुमानित है? 3 लाख करोड़ का। अर्थात केंद्र सरकार के ऊपर कुल देनदारी कितने की हो गई? 3 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। किसके मामले में? केवल जीएसटी भुगतान के लिए। इसमें से केंद्र सरकार ने कहा कि हम 65,000 करोड़ रुपए आपको दे सकते हैं, लेकिन बाकी का 2.35 लाख जो बचते हैं लाख करोड़, इसका क्या? तो केंद्र सरकार ने यह कहा कि हम एक ऑप्शन दे सकते हैं राज्यों को कि राज्य जो है वो 97,000 करोड़ रुपए की राशि आरबीआई से क्या करे? उधारी ले ले। और बचे हुए जो 1.38 लाख करोड़ रुपए की बात है, तो इसके संबंध में निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि भाई ये किसके अंतर्गत आता है? एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत आता है। अर्थात ऐसी घटनाएं जो मानव के वश में नहीं होती है और इसके कारण जो क्षति होती है उसको क्या कहा जाता है? एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? पेंडेमिक शॉर्टफॉल के अंतर्गत। ठीक है, तो उन्होंने राज्य सरकारों को 2 ऑप्शन दिया। एक आपको बताया कि ये जो 97,000 करोड़ रुपए की राशि है वो राज्य सरकार ने किससे? आरबीआई से। और उस स्थिति में ये जो केंद्र सरकार है वो एक गारंटियर का काम करेगी। उन्होंने दूसरा ऑप्शन ये दिया कि राज्य सरकार कुल 2.35 लाख करोड़ रुपए क्या करे? आरबीआई से उधार ले ले। लेकिन इस स्थिति में किसी भी प्रकार की गारंटी केंद्र सरकार ने नहीं लेने की बात कही है। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले जीएसटी संकलन में कितनी ज्यादा कमी आई है। और यहीं से इस बात का महत्व स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ ने इस आपदा काल में भी 6% की वृद्धि दर को बनाए रखा है। तो चलते हैं आंकड़ों की तरफ। हाल ही में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो जीएसटी संकलन है वो अगस्त माह के दौरान 8% कम हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ ने इसी अवधि में 6% की वृद्धि दर हासिल की है। तो यहां से आपका स्पष्ट हो जाता है। अगर जीएसटी संकलन की राशि की बात करें तो अगस्त माह में पिछले वर्ष में कुल जीएसटी संकलन हुआ था 1873 करोड़ रुपए, लेकिन इस वर्ष 1994 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार के द्वारा जीएसटी के रूप में संकलित की गई है। तो ये आपका 6% की वृद्धि दर को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पोषण माह, जो कि पूरे भारत भर में वर्ष 2018 से प्रत्येक वर्ष सितंबर के माह में मनाया जाता है। चलते हैं थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि की तरफ। वर्ष 2018 के जून में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि पूरे भारत भर में प्रत्येक 3 में से 1 बच्चा कुपोषण का शिकार है।
ये स्थिति किसी भी देश के लिए बहुत भयावह होती है। तो इसी स्थिति से चिंतित होकर के भारत सरकार ने वर्ष 2018 के सितंबर में एक योजना तैयार की, जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है। तो अगर इस योजना के उद्देश्यों की बात करें तो पहला उद्देश्य तो यही है, बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना। दूसरा उद्देश्य है गर्भावस्था में गर्भवती माता को पौष्टिक भोजन प्रदान करना। और हमारा जो तीसरा लक्ष्य है वो है मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। तो इस योजना के अंतर्गत आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्या है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना से संबंधित एक नारा दिया है। क्या नारा दिया है? सही पोषण छत्तीसगढ़ रोशन। अगर कुछ अन्य योजनाओं की बात करें जो कि कुपोषण मुक्ति से जुड़ी हुई हैं, तो केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन और स्निप परियोजना शामिल है। इसमें से जो स्निप परियोजना है उसको चलाया जा रहा है यूनिसेफ के सहयोग से। अगर कुछ राज्य प्रवर्तित योजनाओं की बात करें तो पहला है इसमें पूरक पोषण आहार योजना, महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री अमृत योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, जो कि 2 अक्टूबर 2019 के दिन प्रारंभ किया गया था। चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो हमारा आज का अगला टॉपिक है विधानसभा का मॉनसून सत्र। देखिए, मॉनसून सत्र इस साल 25 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक संचालित किया गया, जिसके अंतर्गत बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो उन निर्णयों में से कुछ को हम अभी आपसे चर्चा करेंगे, जिनमें से पहला है राज्य सरकार की अनुपूरक मांग। अनुपूरक मांग क्या होता है? यदि राज्य सरकार बजट के अतिरिक्त आने वाले सत्र में अतिरिक्त राशि के लिए विधानसभा से मांग करती है तो उसको कहा जाता है क्या? अनुपूरक मांग। आपको बता दें कि इस वर्ष जो बजट सत्र आयोजित किया गया था उसके दौरान जो बजट पारित हुआ था उसका राशि था 1,02,907 करोड़ रुपए। तो अब जब इसमें आप अनुपूरक अनुदान की राशि को जोड़ते हैं, अर्थात 3,807 करोड़ रुपए को जोड़ते हैं, तो आपके बजट का कुल आकार हो जाता है 1,06,714 करोड़ रुपए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी। चलते हैं अगले पॉइंट में। तो राज्य सरकार के इस प्रथम अनुपूरक बजट में किन किन चीजों के लिए प्रावधान किया गया है, इस पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले कोरोना की आपदा से निपटने के लिए कुल 978 करोड़ रुपए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आपदा राहत और पेयजल के लिए 1900 करोड़ रुपए, और कांकेर, महासमुंद और कोरबा ये 3 जगहों पर नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। तो उसके लिए कुल 53.29 करोड़ रुपए विधानसभा में अनुपूरक अनुदान के रूप में स्वीकार किया गया है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो इस मॉनसून सत्र के दौरान जो दूसरी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो है त्रैमासिक शोध पत्रिका विधायन के नवीन अंक का विमोचन। अब ये विधायन क्या है? विधायन छत्तीसगढ़ विधानसभा की शोध पत्रिका है, जिसका प्रकाशन अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायनी के नाम से होता था। और जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो उस समय वर्ष 2001 से विधायन नाम से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, लेकिन पिछले 10 वर्ष से इसका प्रकाशन बंद था। हाल ही में इसे पुनः चालू किया गया और वर्तमान अंक पर्यावरण पर केंद्रित किया गया। तो विधायन के इस अंक में पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन परत और ग्रीन हाउस जैसे विषयों पर वरिष्ठ विशेषज्ञों और लेखकों के द्वारा लेख इस विधायन में प्रकाशित किया गया है। तो इस मॉनसून सत्र के दौरान जो अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम था वो क्या था? छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक शासकीय संकल्प पत्र जो है वो सर्वसम्मति से पारित किया गया। चलते हैं अगले घटनाक्रम की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला घटनाक्रम जुड़ा है चर्चित स्थल से, और इस चर्चित स्थल के अंतर्गत हम बात करेंगे भोरमदेव अभ्यारण्य की। आपको पता है कि भोरमदेव अभ्यारण्य कब इसकी स्थापना हुई? 2001 में। और ये किस जिले में स्थित है? कबीरधाम जिले में। इस अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल है 163 वर्ग किलोमीटर। अब ये चर्चित क्यों है?
ये चर्चित इसलिए है क्योंकि हाल ही में भोरमदेव अभयारण्य के अंतर्गत भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली पाई गई है। इसके साथ ही स्पॉटेड एंगल तितली भी यहां देखी गई है। तो भोरमदेव अभयारण्य में कुल 90 से अधिक प्रजाति की तितलियां पाई जाती हैं। तो इस करंट अफेयर के अंतर्गत आपको दो चीजें याद रखनी है। एक, ब्लू मॉर्मॉन तितली। देखिए, ब्लू मॉर्मॉन तितली जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली है। पहली जो सबसे बड़ी तितली है वो है गोल्डन बटरफ्लाई। गोल्डन बटरफ्लाई भारत की सबसे बड़ी तितली है। और दूसरी जो सबसे बड़ी तितली है वो कौन है? ब्लू मॉर्मॉन है। ब्लू मॉर्मॉन को ही महाराष्ट्र सरकार ने अपनी राजकीय तितली बनाया है। और साथ ही कर्नाटक के बन्नरघट्टा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर इस ब्लू मॉर्मॉन तितली का संरक्षण किया जाता है। तो ये घटनाक्रम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ब्लू मॉर्मॉन तितली के नाम को याद रखिए, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। चलिए अब आते हैं प्रश्नोत्तर में। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी डेल्टा रैंकिंग में स्वास्थ्य एवं पोषण श्रेणी में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? हमने देखा कि स्वास्थ्य एवं पोषण श्रेणी में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, डेल्टा रैंकिंग जारी करने वाली संस्था कौन सी है? आपको मैंने बताया कि जो नीति आयोग है यही डेल्टा रैंकिंग जारी करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को अगस्त 2020 में कुल कितनी राशि जीएसटी के रूप में प्राप्त हुई है? तो मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ को अगस्त माह में कितनी राशि मिली है? 1994 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में कितना मिला था? 1873 करोड़ रुपए। तभी तो 6% की वृद्धि दर हमने प्राप्त की है। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहां ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 2015, 2016, 2019, 2018। तो मैंने आपको बताया कि विश्व बैंक की जो रिपोर्ट थी वो कब आई थी? जून 2018 में। और उसी साल सितंबर से राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2018। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा के मॉनसून सत्र में कुल कितनी राशि अनुपूरक मांग के रूप में पारित की गई? मैंने आपको बताया कि ये जो मॉनसून सत्र है वो 25 अगस्त से प्रारंभ हुआ और अनुपूरक मांग के रूप में कुल 3,807 करोड़ रुपए अनुपूरक मांग के रूप में पारित किया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3,807 करोड़ रुपए। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा की शोध पत्रिका का नाम क्या है? मैंने आपको बताया कि वर्ष 2001 से छत्तीसगढ़ विधानसभा की शोध पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से इसका प्रकाशन बंद था। हाल ही में इसे पुनः चालू किया गया है और इसका नाम क्या है? विधायन। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधायन। छत्तीसगढ़ विधानसभा की शोध पत्रिका का नाम क्या है? विधायन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस अभयारण्य में ब्लू मॉर्मॉन तितली देखी गई है? मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित भोरमदेव अभयारण्य में ब्लू मॉर्मॉन और स्पॉटेड एंगल, ये 2 प्रकार की तितलियां पाई गई हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे छत्तीसगढ़ समसामयिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।